हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे 1 डे 2 का कंटेंट अच्छे से याद कर लिया होगा। यकीन मानना, बस अब 3 दिन बचे हैं, आज कल और परसों, और हमारा इतना गारंटी मैं आपको दे दूंगा कि आप बोलोगे सर हम पास तो आराम से हो जाएंगे, 50 नंबर कहीं नहीं गए आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके फिर बहुत सारी चीजें और करानी है, मैं एनसीईआरटी नोट्स लेके आऊंगा, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, रिकॉर्डेड में, लाइव में, एमसीक्यू, डायग्राम्स और डेटा जितने भी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ कराऊंगा। इवन चैप्टर में 7 में जो आपको क्वेश्चन आता है ना, जहां पे टेबल रहता है, टेबल को एक्सप्लेन करना होता है, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। प्रीमियम मॉक टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यू सीरीज आएगी, एवरीथिंग इज देयर। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कनेक्टेड रहो पूरी इकोनॉमिक्स की, सीयूईटी की, अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन के लिए। तो आज करते हैं डे नंबर 3 और आज काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के अंदर आता है एक टॉपिक, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और यहां क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको अच्छे से, देन मैं आगे चल के इसका क्यों ये होता क्या है, डायग्राम क्या है, सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले $1 खरीदने के लिए मुझे पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, आज से 2 साल पहले, और अब मुझे $1 खरीदने के लिए 85 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ रही है। सेम डॉलर के लिए मुझे 70 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती थी, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए 85 रुपीज की पेमेंट कर रही है। पहले आईफोन $1000 का था, 75 के हिसाब से मुझे 70 के हिसाब से मुझे 70,000 का पड़ता था। आज भी आईफोन $1000 का ही है, लेकिन आज जो रेट है वो $1 का 85 है, तो 85 के हिसाब से मुझे 85,000 रुपीज देने पड़ते हैं सेम आईफोन के लिए, सेम प्राइस के लिए। इस चीज को बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी जो हमारी करेंसी है ना उसकी जो है वैल्यू वो डाउन हो गई। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्यों, पहले 70 देने पड़ते थे, अब 70 से नहीं बनती बात, 80 से भी नहीं बनती, 85 रुपए 85 रुपीज मुझे पे करने पड़ते हैं, तो हमारी करेंसी कमजोर हो गई। लेकिन उनके लिए यही सेम चीज क्या होगा, एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी उनकी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, उनकी करेंसी क्या हो गई, पावरफुल हो गई। अब इसका असर क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। तो इस सिचुएशन में वो लोग हमारे यहां आते थे पहले $1 लेके, और हमारे देश से 70 रुपए का सामान लेके जाते थे, तो हमारा एक्सपोर्ट कितना था 70, वो यहां से सामान लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए ये चीज एक्सपोर्ट है, हम बाहर बेच रहे हैं। ओके, आज वो $1 का सामान $1 रुपए लेके आते हैं, $1 लेके आते हैं सॉरी, और वो 85 रुपीज का सामान हमारी कंट्री से लेकर चले जाते हैं, यानी हमारी सेल जो है वो 85 हो गई, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों सेम चीज है, एक ही बात है। और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इंपोर्ट क्या होता है देखते हैं। पहले मुझे बाहर से सामान खरीदना है, 70 रुपए चाहिए थे मेरे को, अब मुझे सेम सामान खरीदने के लिए 85 रुपीज चाहिए, तो मेरे लिए ना बाहर से इंपोर्ट करना बड़ा महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। और अमेरिका के लिए इंडिया से एक्सपोर्ट करना चीपर हो गया, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है, ये ध्यान रखना। मीनिंग समझ गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है क्लास, आप ये भी समझ गए। अब बात करते हैं रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे रीजन क्या है। देखो ये रहा फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी की सप्लाई, जहां डिमांड सप्लाई बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये है क्वांटिटी, ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओ आर इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, अब डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है, डिमांड का बढ़ना। अगर आप डॉलर की डिमांड बढ़ाओगे तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, घटता है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे जो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया वो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड, तो नया डिमांड ये हो गया और सप्लाई वही है, तो जहां नया डिमांड नई सप्लाई कट कर रहा है वो ई डैश होगा, और यहाँ से लाइन देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस ओ आर से बढ़कर ओ आर डैश हो गया, और क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू डैश हो गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी बढ़ गया और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया। इस चीज को, यही रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ जाएगा, जिस चीज की डिमांड बढ़ाते हैं उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है वो होता क्यों है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जिस चीज की सप्लाई कम है उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। अब देखो डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई कम है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या है, कम है,
तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो जो डिमांड है वो नई सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है, ई डैश। तो यहाँ देखोगे ना, एक्सचेंज रेट ओ आर से बढ़कर क्या हो गया, ओ आर डैश हो गया, और क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़कर क्या हो गया, ओ क्यू डैश हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज सप्लाई। सप्लाई जो है घट गया या डिमांड बढ़ गया, ये दोनों रीजन किसके हैं, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के। तो ये डायग्राम ग्राफ जरूर प्रिपेयर करके जाना। मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे मैं कंप्लीट सारे के सारे डायग्राम एक साथ कराऊंगा आपको, लेकिन आप ये अच्छे से अभी बना के प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है। ओके, अच्छा, अब वही सवाल है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। देखो, एक्सपोर्ट बोलो या नेशनल इनकम बोलो, आंसर सेम रहने वाला है। इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझना। मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ता है डेप्रिसिएशन में, और इंपोर्ट क्या होता है, घटता है। अब इसका रीजन लिखोगे कैसे, इन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब मीनिंग फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डॉलर की कंपैरिजन में हमारी करेंसी का प्राइस जो है फॉल हो गया। इट मींस $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रूपी। $1 जो है वो मोर रूपी में एक्सचेंज कर लिया गया। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। तो अमेरिका वाले सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से अब वो ज्यादा सामान, यानी पहले 70 का सामान लेके जाते थे, अब वो 85 रुपीज का सामान यहां से लेकर जा सकते हैं। इट मींस एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम चीपर। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, वो हमारे लिए क्या, वो उनके लिए क्या हो गया, चीपर हो गया। दिस मे रिजल्ट इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए के लिए बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट लीड्स टू जनरेट नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इनकम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नेशनल इनकम भी बढ़ता है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में नेशनल इनकम बढ़ेगा। ओके, अगला क्या है, इंपोर्ट। तो सेम वही लाइन है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब से यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ रूपी, इट मींस $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रूपी। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम यूएसए। तो सेम अमाउंट ऑफ रुपीज से हम बाहर से कम सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले 70 रुपीज चाहिए था एक डॉलर का सामान खरीदने के लिए, अब उसी सेम डॉलर के सामान के लिए 85 रुपीज की जरूरत है। इट मींस इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए इज एक्सपेंसिव। यूएसए से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो गया, और दिस में रिजल्ट्स डिक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। तो यूएसए से इंपोर्ट करना हमारे लिए क्या हो गया, महंगा हो गया। सेकंड इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। $1 मान लो पहले कितने का था, 85 रुपीज का था, अब $1 कितने का हो गया, 70। तो पहले मुझे 85 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती थी, अब बस मुझे 70 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बाहर वाले $1 लेके आते थे, पहले 85 की शॉपिंग करते थे, अब सिर्फ 70 की शॉपिंग करेंगे, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, यानी हमारा जो सेल है ना वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनके बस की नहीं है, वो महंगा हो गया, उनको लग रहा है इंडियन करेंसी महंगी होगी। पहले 85 रुपीज की शॉपिंग करते थे और अब 70। तो पहले एक्सपोर्ट 85 था $1 के बदले, अब एक्सपोर्ट 70 है, तो एक्सपोर्ट कम हो गया, लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों भैया, पहले मुझे 85 रुपीज की जरूरत थी $1 का माल खरीदने के लिए, अब 70 में काम हो जाता है, तो मैं ज्यादा इंपोर्ट करूंगा ना बाहर से, सस्ता हो गया इंपोर्ट मेरे लिए, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे कम और इंपोर्ट यहाँ पे ज्यादा। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहो या सेम चीज को डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहो, बात बराबर है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है ना वो बढ़ गया, या डिमांड ही छोड़ दिया आपने, डिमांड ही नहीं कर रहे। देखो, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर हो, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब अगर सप्लाई बढ़ेगी, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आप अब सप्लाई जो है वो बढ़ाओगे, अगर आप सप्लाई को इंक्रीज करोगे, नया सप्लाई है और डिमांड यहाँ कट कर रहा है, ई डैश हो गया, और यहाँ प्राइस जो है देखो क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले जो था ओ आर, अब वो घट के क्या हो गया, ओ आर डैश। पहले 85 रुपीज का था डॉलर, अब कितने का हो गया, 70 का। तो क्यों 70 का हुआ, क्योंकि सप्लाई जो है बढ़ गई। जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उस चीज का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो सप्लाई बढ़ा, देखो प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जो डिमांड पहले यहाँ पे था वो धीरे धीरे क्लास क्या हो गया, पहले डिमांड सप्लाई कहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे जो है एरो इस कम की नहीं, आगे की तरफ। सप्लाई तो बढ़ ही रहा है ना, तो ये एरो पीछे की तरफ नहीं आएगा, मिस्टेक है, ये आगे की तरफ ही जाएगा एरो, नया एरो की तरफ जाए, आगे की तरफ। पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो रेट पहले 85 का था, सप्लाई बढ़ी, रेट कितने का हो गया, 70 का हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। डिमांड सप्लाई देखो बराबर है, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ही कम हो रही है, आपको चाहिए ही नहीं, तो नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट कर रहा है, तो आप देखोगे इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, पहले से कम हो गया, और क्वांटिटी भी क्या हो गया, पीछे हो गया। तो प्राइस कम हो गया, इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। यहाँ अकाउंट्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला मत लगाना, बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन घट रहा है, नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ पे क्या है, अगर हमारी करेंसी की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है,
और वो डिमांड सप्लाई की वजह से चेंज होता है। तो अगर डिमांड यहाँ पे कम हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 80 का था, अब कितने, 85 का था, अब 70 का हो गया। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। हमारी कंट्री करेंसी स्ट्रांग हो गई, पहले हमें 80 रुपए 85 रुपीज देना पड़ता था, अब हम 70 रुपीज के अंदर काम चल जाता है। दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन है तो इसी सेम चीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन और उनकी करेंसी का डेप्रिसिएशन बात बराबर है। अब इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है बता ही दिया क्लास मैंने। एक्सपोर्ट यहाँ पे कम होगा और हमारे लिए इंपोर्ट आसान है, तो इंपोर्ट हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, उसका रीजन, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हो गई। आपको पता है एक्सचेंज रेट 3 टाइप के होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है एक्सचेंज रेट। दूसरा है फ्लेक्सिबल, जहां मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कितना क्लास डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी इसको बोलते हैं। यहां पे ये हाइब्रिड है, फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का क्या है, ये हाइब्रिड है। It is a system in which exchange rate is determined by the market forces of demand and supply in international money market. But when the domestic currency is heavily depreciating, जब domestic currency बहुत ज़्यादा depreciate होती है, तब जब Reserve Bank of India intervenes to place some influence on the exchange rate so that it remains within the desired limit. It is also known as dirty floating. इसको dirty floating भी बोलते हैं। और जहाँ पे RBI सेल करता है foreign exchange in international money market so that supply of foreign exchange increases. Managed floating is also called hybrid of fixed or flexible exchange rate. ये मैं समझाता हूँ होता क्या है managed floating, ध्यान समझना। $1 मान लो 60 रुपीज का है, फिर डॉलर बढ़कर हो गया 65 रुपीज, फिर $1 जो है बढ़कर हो गया 75, $1 बढ़कर हो गया 80 रुपीज। तो जब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रहा है, हेवीली डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, इसकी वैल्यू देखो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो जब डोमेस्टिक करेंसी हेवीली डेप्रिशिएट होता चला जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देता है। और जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी रेट कम हो जाएगा, आपने पढ़ ही लिया है। जैसे ही देखो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई जैसी बढ़ी रेट देखो 85 से नीचे आ गया 70 होगा। तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता है, हालांकि है ये मार्केट रेट सिस्टम से, लेकिन आरबीआई आ रहा है तो ये फिक्स वाला भी शामिल हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आ गई। तो इस चीज को आरबीआई सप्लाई बढ़ाती है, देश के लोगों को डॉलर देती है सस्ते में, ताकि ये रेट जो है ना वो इतने में रहे, रेट जो है वो और ना बढ़े। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस डालती है एक्सचेंज रेट पे, इसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। ये दोनों का क्या है, मिक्स है। ये वर्ड ध्यान रखना क्लास, इंटरवेंस, ये जो इंटरवेंस है ये समझ जाएगा आपको कि मैनेज फ्लोटिंग है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आखिरी चैप्टर में जो मैक्रो का आखिरी चैप्टर है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 अकाउंट होते हैं, इनके कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज 2 अकाउंट्स, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो अकाउंट है जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड किया था, गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का। तो हमारी कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहली चीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, टेंजिबल आइटम, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है उसको बोलते हैं गुड्स, है ना। फिजिकल आइटम गुड्स होता है वो, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो हम ध्यान समझना क्लास, इंडिया बाहर पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जितना भी सामान एक्सपोर्ट करेगा ना, उसको प्लस आइटम बोलते हैं या क्रेडिट आइटम बोलते हैं। हम जो भी सामान, राइस, वीट, बाजरा या कोई क्लास क्रूड ऑयल हो गया, कोई मिनरल हो गया, जो इंडिया बाहर बेच रहा है वो प्लस आइटम होगा, वो क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। प्लस आइटम का मतलब होता है क्रेडिट आइटम, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डॉलर आएगा, जब हम कभी भी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे चीजों को तो उससे डॉलर आता है, इसलिए उसे प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम बोलते हैं। और अगर हमने बाहर से चीजों को इंपोर्ट किया, मान लो हमने अमेरिका, रशिया, चाइना, फिलीपींस, हमने बाहर से चीजों को इंपोर्ट किया, तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, इसीलिए इसे माइनस या डेबिट आइटम बोलते हैं। ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लीड्स टू प्लस और क्रेडिट आइटम, और ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स लीड्स टू माइनस और डेबिट आइटम। माइनस क्यों, फॉरेन करेंसी जा रहा है, प्लस क्यों, फॉरेन करेंसी आ रहा है। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरी, rice, wheat, etc. Visible items, all export are recorded as credit or plus item, as this results inflow of foreign exchange into our country
while all import of goods and goods are recorded as debit item minus item as these result outflow of foreign exchange from our country. Okay. सेकंड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हैं चाहे वो फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब जहां इंसान काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है और फिर ले रहा है, और नॉन फैक्टर सर्विस मतलब जहां पे इंसान की जो एसेट्स हैं उससे पैसा कमाया जा रहा है। लाइक मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, किसी वेजेस ले रहा हूँ, तो फैक्टर सर्विसेज है। लाइक मेरी कोई मशीन है, कोई घर है जिसको मैंने दे दिया है कि भाई ये लो किराया लो, इससे कमाओ, इस पर रहो, इसमें मुझे किराया दो इसका, तो वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। जहाँ लेबर काम कर रहा है फैक्टर, जहाँ लेबर का नहीं मशीन का इन्वॉल्वमेंट है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। तो कैसी भी सर्विसेज है, अगर हमने सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर इंडिया ने सर्विस प्रोवाइड करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, हमने कोई सेवाएं दी हैं, तो वो प्लस आइटम है, क्योंकि क्लास क्रेडिट जो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी यहाँ पे आता है। अगर मैं बाहर कंट्री के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे फॉरेन करेंसी मिल रहा है, वो प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम है। लेकिन अगर हम सेवाएं ले रहे हैं बाहर से, है ना, हम लोग सेवाएं दे नहीं रहे, सेवाएं ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं सेवाओं को, तो फिर हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो माइनस आइटम और डेबिट आइटम है, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। दो तरह के सर्विस होते हैं, सर्विसेज आर स्प्लिट इन टू पार्ट्स, पहला है फैक्टर सर्विसेज, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नॉन फैक्टर सर्विस लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब ना नॉन फैक्टर सर्विसेज है। सो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो प्लस आइटम है, और ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो माइनस आइटम है। प्लस को क्रेडिट बोलते हैं कि फॉरेन करेंसी आता है, माइनस को डेबिट बोलते हैं, फॉरेन करेंसी जाता है। अगला है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी या रेमिटेंस। अब मेरे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, मैं उनको पैसे भेज रहा हूं, तो ये भी इसके अंदर आएगा करंट अकाउंट में, लेकिन कौन से कंपोनेंट में? यूनिलैटरल ट्रांसफर है। ये वो मुझे पैसे भेज रहे हैं मेरे रिश्तेदार, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी हम उनको दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, वो सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आती हैं, और ये वन साइडेड पेमेंट है। क्या है? वन साइड पेमेंट। इट रेफर्स टू करंट ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर फॉर फ्री। These are unilateral transfers by way of gift, grant, donation, etc. So receipts of unilateral transfers are recorded as credit item or plus item because it results inflow of foreign exchange into our country, whereas payment of unilateral transfers are recorded as debit item because it result outflow of foreign exchange. तो gift, donation, charity मिलता है तो प्लस या credit item, gift, donation, charity हम लोग देते हैं तो माइनस या डेबिट आइटम होता है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझना। इट class, it is that account of balance of payment which records all such transactions between the resident of a country and rest of the world which cause a change in asset or liability in the resident of a country or its government. जहां पे asset liability change होने की बात हो, like investments, loans, reserve, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। क्या क्या कंपोनेंट है? सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से इन शॉर्ट समझना। हम लोगों ने यानी कि हर रेजिडेंट्स ने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया, वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या बाहर कंट्री ने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग, हमने बाहर से लोन लिया, यूएस से, रशिया से, ब्राजील से, ठीक है, नाइजीरिया से हमने लोन लिया, और या फिर हमने उनको लोन दिया, वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रख के चलती है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो चेंज जो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के तीनों कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। अब इन तीनों में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटा इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक एफडीआई, दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? जब आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एसेट पे, और उस एसेट पे कंट्रोल भी आपका है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे क्लास मान लो टाटा ने जैगुआर को खरीदा, तो उस पे कंट्रोल किसका है? टाटा का, उस फैक्ट्री पे। या कोई और एग्जांपल ले लो जिसपे कंट्रोल है उस मशीन के ऊपर, तो वो एफडीआई है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे ना, तो शेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और इन एफआईआई की वजह से आपको पता है मार्केट अभी डाउन चल रहा है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिया में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट पूरा डाउन चल रहा है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कैसी भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो उस असेट पे आपका कंट्रोल हो चाहे ना हो, अगर हम रेजिडेंट बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा माइनस आइटम या डेबिट आइटम। लेकिन अगर बाहर से हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम है, राइट? वही लिखा हुआ है। अगला आते हैं बोरोइंग्स।
बोरोइंग्स के दो सब कंपोनेंट है, कमर्शियल बोरोइंग और बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो यार, कोई भी बोरोइंग्स हो, हमने अगर पैसा लिया उधार तो प्लस आइटम यानी कि क्रेडिट आइटम, और हमने अगर पैसा उधार दिया किसी को तो माइनस आइटम यानी कि डेबिट आइटम। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। अब पहले इसको लर्न करो फिर तुम्हें समझाता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फॉरेन करेंसीज। तो जो फॉरेन करेंसीज में रिजर्व आरबीआई ने मेंटेन किया उसी रिजर्व को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एनी विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व आर कंसिडर एज प्लस और क्रेडिट आइटम। अगर ये मान लेते हैं गुल्लक है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये गुल्लक है और इस गुल्लक को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर आप इस गुल्लक से पैसा विड्रॉ करोगे तो हम मानेंगे देश के अंदर पैसा आ गया, गुल्लक तोड़ के पैसा निकाल दिया मतलब पैसा आ गया। पैसा आ गया तो क्लास को प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम बोलते हैं। और जब आप इस गुल्लक में पैसा डालोगे एडिशन टू रिजर्व तो इसको बोलते हैं पैसा चला गया। अगर मैं मान लो 1000 रुपए कमाता हूं एक दिन का, उसमें से मैं 600 रुपए डाल देता हूं गुल्लक के अंदर, तो मैं कहता हूं 600 खर्च हो गया, 600 रुपए चला गया। तो अगर आप डाल दोगे तो एडिशन माइनस या फिर इसको क्या बोलते हैं? डेबिट आइटम। तो विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, आपने गुल्लक से पैसा निकाल लिया, प्लस या क्रेडिट आइटम, जमा कर दिया माइनस या डेबिट आइटम। और डिटेल में समझते हैं इसको, ये कहानी है क्या इसकी। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया $100 का, ठीक है, और इंपोर्ट किया $125 का। तो भैया मैंने जब सामान बेचा बाहर वाले को, मेरे हाथ में $100 आ गया, समझ लो मेरे हाथ में $100 पड़ा हुआ है। अब मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं तो $125 चाहिए उसके लिए पेमेंट करने के लिए। 100 तो बोलूंगा जी ये रख लो जो आए थे मेरे पास, बाकी $25 कहां से लाऊं? तो मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या करूंगा? विड्रॉ करूंगा। हमारी कंट्री क्या करेगी? बाकी $25 जो रिजर्व है, जो भंडार पड़ा हुआ है, वहां से विड्रॉ करेगी, ठीक है। और होता है भंडार, बहुत अमाउंट पड़ा होता है, तो बाहर से विड्रॉ करेगी तो देश के अंदर पैसा आएगा कितना? 25, फिर उसकी हम बाहर पेमेंट कर देंगे। इसलिए इसे विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बोलते हैं प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी देश के अंदर आ रहा है। ओके, अब उल्टा, एक्सपोर्ट किया 100, इंपोर्ट किया 75। अब एक्सपोर्ट किया तो 100, हाथ में आया $100, इंपोर्ट कितना कर दिया? 75 इसमें से क्लास हमने पेमेंट कर दिया, खरीदा तो 25 का सरप्लस बचा। इस 25 को गुल्लक में डाल देंगे, इसको बोलते हैं एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और वो माइनस आइटम है डेबिट आइटम, क्योंकि यहां से पैसा जो है वो गुल्लक में आपने डाल दिया। सो ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का आखिरी टॉपिक है। बहुत कम चांस है, कुछ टीचर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं एक सेकंड भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि एक नंबर का भी मुझे ऐसा नहीं कराना जो आ जाए पेपर में, राइट है बुक में तो कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको और दूंगा इसके बारे में। क्या ज्ञान है, ध्यान समझना, कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसके अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, ओनली इसके अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, फिजिकल आइटम, नॉन फिजिकल आइटम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। सर्विसेज वगैरह सब कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सरप्लस भी हो सकता है, ये डेफिशिट भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी। इक्विलिब्रियम कब? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो। सरप्लस मतलब जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, डेफिशिट मतलब जब एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये हमेशा क्लास क्या होता है? बैलेंस होता है, यानी कि हमेशा मैच होगा। इसकी दोनों साइड जो है ना, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये दोनों साइड हमेशा मैच होता है। और मशीन खरीद रहे हो तो करंट अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन पूरी कंपनी खरीद रहे हो तो वो चीज कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। समझ रहे हो बात को? एक मशीन खरीदा, गुड्स खरीदा, जूते खरीदे, वो सब करंट अकाउंट टेंजिबल है। लेकिन पूरी कंपनी खरीदते हो ना, जब जहाँ पे एसेट लायबिलिटी चेंज होती है कंपनी की, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा मैच होगा, दोनों साइड हमेशा मैच होगा। सर कैसे मैच हो सकता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम उसे खुद मैच करते हैं बाई सेल्फ। कैसे मैच करेंगे? अगर मान लो एक्सपोर्ट हुआ है 100, इंपोर्ट 80, तो यहाँ 20 तो बच रहा है ना, वो कैसे मैच करोगे? उसको मैच करने के लिए एक ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, जिस ट्रांजैक्शन का नाम है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा मैच होता है, लेकिन अगर वो मैच नहीं हुआ तो हमें खुद उसे मैच करना पड़ेगा। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो बैलेंसिंग फिगर लिख के उसे मैच करते हो, है ना, गेन और लॉस लिख के आप उसे मैच करते हो। उसी तरह से अकाउंट्स के अंदर जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर कोई मैच नहीं होती चीजें, इधर कम पड़ रहा है डेबिट या क्रेडिट में, तो उसे मैच करते हैं बाई विच ट्रांजेक्शन? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो साल भर में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किया है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस व्हिच अकर ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे आपने इंपोर्ट किया मशीनरी को जापान से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है। जो भी ट्रांजैक्शंस आप साल भर में करते हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस।
लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आपको मैच करना हो, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की दोनों साइड मैच करना हो, तो वो जिस ट्रांजैक्शन से करते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। दीज आइटम्स आर रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस in autonomous transaction. Example, withdrawal from foreign exchange reserve, loan from international monetary fund, etc. to maintain balance of payment. तो balance of payment को maintain करने के लिए हम या तो withdraw करेंगे foreign exchange reserve से, या add करेंगे, या loan लेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? accommodating ट्रांजेक्शन। तो साल भर में जो भी कुछ किया ऑटोनोमस, मैच करने के लिए जो किया एकोमोडेटिंग। ये इंडिपेंडेंट है, साल भर में जो भी आप कर रहे हो ना वो आप कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये डिपेंडेंट है किस ट्रांजेक्शन पे? ऑटोनोमस। तो जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है वो ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है। डैश ट्रांजेक्शन आर डिपेंड अपॉन डैश ट्रांजेक्शन, तो एकोमोडेटिंग डिपेंड अपॉन ऑटोनोमस। क्यों? यहां पे मान लो इस साइड है 4, इस साइड 3, तो तभी तो ये बैलेंस 1 आ रहा है। ये जो 1 आया है ये 4 और 3 पे डिपेंड करता है, और ये 1 होता है एकोमोडेटिंग। तो ये और 3 और 4 क्या है? ऑटोनोमस। तो जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है ये इन पे डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट नेचर होते हैं। जो ऑटोनोमस है वो कुछ भी हो सकता है, करंट में भी हो सकता है और कैपिटल में भी, लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट होता है ना, क्रेडिट और डेबिट, इसमें सबसे पहले ऑटोनोमस लिखे जाते हैं, लास्ट में मैच करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आता है जिधर ही बचे वो होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये नीचे लिखा जाता है, बाकी चीजें ऊपर लिखी जाती हैं। और ये जो फिगर है ना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर में ही होगा। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है उसको किस नाम से लिखा जाएगा? मान लो ये है 4, ये है 3, इधर 1 बच रहा है, तो ये किस नाम से लिखा जाएगा? या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या तो लोन, या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन तीनों आइटम्स में ये लिखा जाएगा, बस और कुछ नहीं। और ये इनको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम और इनको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि नीचे लिखे जाते हैं ये ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्लास आपको। मान लो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है, ठीक है। मान लो आपने साल भर में एक्सपोर्ट किया 50 रुपए का, इंपोर्ट किया 30 का। आपने मशीन खरीदी मान लो 20 रुपए की, तो आपने परचेज ऑफ मशीनरी मान लो ले लिया आपने, वो हो गया। और आपने मान लो लोन जो है दे दिया 70 रुपए का, तो आपने लोन दे दिया, सॉरी लोन ले लिया 70 रुपए का, तो यहाँ पे आ गया लोन लिया आपने। तो ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, आंसर आ गया 70। तो ये जो 70 है ये एकोमोडेटिंग है, और ऊपर जो भी कुछ हुआ वो सारा का सारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। तो इस 70 का क्या कर सकते हैं? हमारे पास 70 रुपीज फालतू आ गया, 70 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो या तो हम उसे इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, या तो हम उसे बाहर इन्वेस्ट कर दें, या लोन टू अब्रॉड, हम बाहर वालों को लोन दे दें, या इस पैसे को जमा कर दे कहाँ पे? एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन 3 के अलावा हमारे पास इस 70 का कोई भी और विकल्प और ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है वो तो बिलो द लाइन आइटम है, नीचे लिखा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन में हो सकते हैं। इस पैसे से हम लोग गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी देना, सर्विस लेना, सर्विस देना, ये सब काम नहीं कर सकते। यही 3 काम है जो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आ गया 70 रुपीज, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे बाहर, लोन दे देंगे, या फिर क्लास इसको अपने गुल्लक में डाल देंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसको डाल देंगे। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा दी एंड। इसके साथ डे 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 3 दिन में आपको मैक्सिमम मैक्रो करा ही दी है। न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो आएगी। अब मैं तुम्हें अगले 2 दिन में डे 4 डे 5 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे 8 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना याद करके आना, टेक केयर, बाय बाय।